आप ये कहना चाहते हैं कि यूपीएससी जानबूझ के इस तरीके का डिज़ाइन तैयार कर चुकी है इस समय कि जो भ्रष्ट कैरेक्टर के लोग हैं, उन्हें ही सिलेक्शन मिले, वही अधिकारी बने और फिर वो सरकार के काम आएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। आप देखिए ना सर, कि आपने जो कहा कि बैकडोर से अपने लोगों को एंट्री देनी है, तो ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? आप जी। बताइए कि अगर किसी ने बी लगाया है, आप कैसे कह सकते हो कि यूपीएससी एकदम दूध का धुला हुआ है? नहीं, वो तो नहीं कह सकते जब जब जुडिशरी में इतने बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार हो रहा है, नियुक्तियों में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो फिर यूपीएससी में तो हाँ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आरएसएस जो क्लेम करती थी अभी तक कि हम बहुत ईमानदार, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र निर्माण, वो ध्वस्त हो चुका है। यूजीसी नेट 2026 के 3 पेपर दोबारा होंगे। इसमें अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के पेपर में फैक्चुअल गड़बड़ियाँ मिली हैं, टाइपिंग में गड़बड़ी है, ट्रांसलेशन में गड़बड़ी है और भाषा में गड़बड़ी है। तो और एक सबसे बड़ा मामला ये है कि पुराने सवालों को 2024 के एग्ज़ाम में जो सवाल आए थे, उन सवालों को दोहराने की बात भी सामने आई है। तो अब क्या मान लिया जाए कि देश की तमाम परीक्षा संस्थाएँ जो हैं, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं, वहाँ एक से बढ़कर एक निठल्लों को बिठा दिया गया है, मूर्खों को बिठा दिया गया है। प्रधानमंत्री जी को ये सारे सिस्टम को ठीक करने के लिए अगला मसला ये है सर एनटीए चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी को लेकर। इनके बारे में क्या ख़्याल है आपका? ये पिछले समय में कई परीक्षा संस्थाओं के हेड रह चुके हैं और एनटीए में लगातार जो शिकायतें आ रही हैं, उसमें इनका क्या रोल समझते हैं आप? देखिए, ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता मुरली मनोहर जोशी के नज़दीक है। यूपीएससी में भी गड़बड़ झाला, यहाँ भी महाघोटाला। जी हाँ, यूपीएससी को लेकर ऐसी खबर सामने आई है और खुद सीएटी यानी कैट को बाकायदा नोटिस जारी करना पड़ा है, मसला इतना गंभीर है। यानी आप भारत में किसी भी परीक्षा को, परीक्षा व्यवस्था को और शिक्षा व्यवस्था को लेकर ये नहीं कह सकते कि वो दुरुस्त है, उस पर कोई सवाल नहीं है। मगर अब बड़ा सवाल तो ये है कि अगर यूपीएससी में भी इस लेवल की गड़बड़ियाँ हैं और हो रही हैं, कहीं न कहीं संगठित तरीके से की जाती हुई नज़र आ रही हैं, तो फिर आप भरोसा किस पर करेंगे? एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस दौर में न्यायपालिका से लेकर वीसी बनाने तक तमाम सवाल उठ रहे हैं कि चुन-चुन कर आरएसएस की विचारधारा के लोगों को बिठाया जा रहा है या फिर उसमें खेल चल रहा है लेन-देन का। सवाल है कि क्या यूपीएससी में भी कुछ वैसा ही चल रहा है? इस पर तो चर्चा करेंगे ही, साथ ही बात करेंगे एनटीए को लेकर और हाल-फिलहाल में यूजीसी नेट की 3 परीक्षाओं को भी रद्द करना पड़ा है। इन परीक्षाओं में जो गड़बड़ी पाई गई है, खुद यूजीसी नेट के एनटीए ने जो माना है, वो जो गड़बड़ियाँ हैं, उनको सुनकर आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतनी बड़ी-बड़ी परीक्षाओं में ऐसी दुर्व्यवस्था हो सकती है और की जा सकती है। इसके अलावा देश की परीक्षा व्यवस्था को लेकर और भी तमाम सवाल हैं। उन सभी सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान श्री संजीव पांडे जी हैं। नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। जिस तरीके से ये सारी खबरें आ रही हैं सर और जो देश का सबसे बड़ा एक संस्था है यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, उसके भीतर जो गड़बड़ियों की खबरें सामने आ रही हैं, इन्हें आप किस रूप में देखते हैं और इसके बाद जनता भरोसा करे तो किस पर? यूपीएससी की एग्जाम प्रणाली पे सवाल पिछले कई सालों से उठ रहे हैं और सवाल उठ रहे थे, कोचिंग सेंटर्स की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे, बहुत सारे यूट्यूबर्स लगातार सवाल उठा रहे थे और उस पे यूपीएससी का ध्यान नहीं था क्योंकि कहीं न कहीं लोगों को लगता था कि यूपीएससी कम से कम इस लेवल पे नहीं आएगी क्योंकि बहुत पुरानी संस्था है, इसकी एक अपनी क्रेडिबिलिटी है। लेकिन जिस तरह से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने नोटिस जारी किया है 8 सवालों के ऊपर, हुँ, 8 सवालों का मतलब आप समझ लीजिए जी। कि छात्रों का आरोप है कि ये 8 16 सवाल जो थे, जी। हुँ, उसमें आंसर की जो है वो सरकारी आंकड़ों से मेल नहीं खाते, उसमें हुँ, अस्पष्टता है और हुँ, अपने हिसाब से इन्होंने यूपीएससी ने अपने आंसर की को हुँ। मैनिपुलेट किया, कहा जी, जाए। छात्र अभ्यर्थियों ने जो आरोप लगाया है सर वो ये है कि जीएस पेपर 1 के 8 सवाल गलत बताए गए हैं और इन्हें चुनौती दी गई है। आरोप है कि कुछ उत्तर आधिकारिक स्रोतों से मेल नहीं खाते, कुछ में सही विकल्प ही नहीं है यानी ऑप्शन नहीं है और कुछ पाठ्यक्रम से बाहर हैं। और छात्रों ने ये भी कहा है कि नेगेटिव मार्किंग समेत करीब 16 से ज़्यादा अंकों का असर इन 8 सवालों से पड़ रहा है। यूपीएससी की परीक्षा में 16 अंक बहुत मायने रखते हैं। ये 16 अंक जुटाने में बहुत सालों-साल गुज़र जाते हैं, अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं। तो एक सवाल तो सर आपसे ये भी है कि इतने दशक का आपका भी अनुभव है पत्रकारिता से लेकर तमाम चीज़ों का। क्या आपने कभी यूपीएससी को लेकर ऐसे सवाल उठते हुए देखा था? यूपीएससी में अगर 1 अंक का अंतर हो हुँ, क्वालीफाइंग में कि अगर 80 कट ऑफ ला रहा है और 79 पे
कोई लड़का रह रहा है, जी। तो आप समझिए कि उसमें हजारों लड़के कवर होते हैं, हजारों लड़के पास हो जाते हैं और हजारों लड़के जो जेन्युइन जो हैं, जो सही लड़के हैं, वो फेल हो सकते हैं। फेल हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही सुनियोजित साजिश है। और हुँ, देखिए, यूपीएससी का एग्जाम मैंने भी दिया है, मैं भी प्रीलिम्स क्वालीफाई चारों टाइम किया था। हमारे टाइम में तो इस तरह के सवालों पे क्वेश्चन उठने का मसला ही नहीं था। उस समय हुँ, यूपीएससी आंसर की भी नहीं जारी करती थी। हुँ, अब तो आंसर की इस साल से जारी किया है, पिछले साल अभी हुँ, तक ये जारी नहीं करते थे। प्रीलिम्स का कट ऑफ नहीं बताते थे, प्रीलिम्स का कट ऑफ बताते थे जब फाइनल रिजल्ट आ जाता था उसके बाद। लेकिन इस साल से कह रहे हैं कि कट ऑफ जो है, कट ऑफ को लेकर तो क्या मुझे नहीं पता, लेकिन आंसर की को लेकर इन्होंने हुँ, कहा है कि हुँ, मैं हुँ, दूंगा। और इस बार आंसर की दिया और उसमें ये सामने खेल नजर आ गया। हुँ, पहली बार ही इन्होंने आंसर की दिया है। 8 क्वेश्चन में अस्पष्टता है, 8 क्वेश्चन में हेराफेरी के आरोप छात्रों ने लगाए हैं, 16 अंकों का असर पड़ रहा है। पिछले 10 हुँ, सालों में कितने लोगों को घपले से इन्होंने एंटर किया होगा आप बताओ, जब आंसर के ही नहीं दे रहे थे, छात्रों को पता ही नहीं था कि जो यूपीएससी सवाल कर रही है, जो सवाल हुँ, किया जा रहा है, उसके हुँ, आंसर क्या है। ए है, बी है, सी है, डी है, किसी ने बी लगा के सही सरकारी आंकड़ों से बी लगा दिया। हुँ, कोई क्वेश्चन मान लिया, पूछा कि लोकसभा के पार्लियामेंट के स्पीकर कौन है, ओम बिरला साहब, क्वेश्चन आया, मान लिया, उदाहरण से हुँ, समझा रहा हूं, और आप उसमें शिवराज पाटिल को ऑप्शन सही मान लो, यूपीएससी सही मान ले शिवराज पाटिल को, सरकारी हुँ, आंकड़े ओम बिरला को सही मान रहे हैं, और आप शिवराज पाटिल या बलराम जाखड़ को सही मान लो, तो हुँ, उसका रिजल्ट क्या आएगा। आपने आपने तो देखा नहीं कि यूपीएससी ने आंसर की में अंदर क्या फिट किया है और क्या आंसर माना है। हुँ, अब आंसर की जब आया तब पता चल गया कि देखिए 8 क्वेश्चनों में गड़बड़ है, सरकारी आंकड़ों से ये चीज मेल नहीं खा रहा है। मतलब कि हजारों लड़कों को इन्होंने फेल किया और हुँ, हजारों लड़कों को एंट्री दी है। अब एंट्री पाने वाले छात्र कौन है, ये जांच का विषय हो जाना चाहिए। कहीं ना कहीं घपला हो रहा है। यूपीएससी हुँ, पे बहुत ही गंभीर आरोप लंबे समय से लग रहे हैं, उनपे भी बिल्कुल। रिफॉर्म्स की बातें तमाम लग रही जी, हैं। खासकर अमृतकाल में कुछ ज़्यादा ही आरोप लगे हैं और जिस तरीके के सिलेक्शन पिछले कुछ सालों में देखने को मिले, उस पर भी सवाल उठते रहे हैं। देखिए, एक बड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल है कि हुँ, यूपीएससी के जो पेपर्स के जो आंसर्स आ रहे हैं, जो यूपीएससी का जो पेपर आ रहा है प्रीलिम्स का, हुँ, प्रीलिम्स में जीएस और सी सेट का पेपर होता है। प्रीलिम्स के पेपर में यूपीएससी का मोटिव ये है ही नहीं कि ये हमने सेलेक्ट करना है लोगों को, हुँ, एकदम मोटिव नहीं है कि हमने अच्छे स्टफ तो को मोटिव सिलेक्ट क्या है? करना है। उनका मोटिव है अच्छे स्टफ को रिजेक्ट कर दो, घटिया स्टफ को सेलेक्ट कर लो जो कॉर्पोरेट के डिजाइन से चले, हुँ, शुरू से भ्रष्टाचार के दलदल में अकंठ रूप से डूब जाए, सरकार जो फैसला चाहे वो 2 मिनट में इनसे करवा ले, जिलों में पोस्टिंग के लिए मुख्यमंत्री को पैसे दे, पैसा कमा के मंथली मुख्यमंत्री के और राज्य के राजधानी में पहुंचाए, ये ऐसे स्टफ सेलेक्ट करना चाहते हैं। और आपको यानी पता यानी होगा, आप ये कहना चाहते हैं कि यूपीएससी जानबूझ के इस तरीके का डिज़ाइन तैयार कर चुकी है इस समय कि जो भ्रष्ट कैरेक्टर के लोग हैं, उन्हें ही सिलेक्शन मिले, वही अधिकारी बने और फिर वो सरकार के काम आएँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए ना, जो सी सेट का पेपर है, सी सेट का पेपर का आप क्वालिटी देख लीजिए, मैथ का जो लेवल, मैथ, एक तो सी सेट के पेपर में उन्होंने मैथ का वो बढ़ा दिया, जो हिस्सेदारी बढ़ा दी मैथ की। हुँ, भाई दिवे 100 क्वेश्चन आता है तो उसमें 60 मैथ डाल देते हैं। हुँ, अब बताइए कि हमारे जो ग्रामीण स्कूल के जो छात्र हैं उनके मैथ के टीचर कैसे मिलते हैं, कितना उनका मैथमेटिक्स मजबूत है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग हमारे ग्रामीण परिवेश में बहुत पुअर है बच्चों का, सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता है, टीचर्स नहीं है, और टीचर्स है भी तो गोबर गणेश है। हुँ, ठीक है, तो अच्छे जो ईमानदार स्टाफ, रूरल बैकग्राउंड के अच्छे स्टाफ जो मैथ में कमजोर है लेकिन सोशल साइंस में मजबूत है, हुँ, हिंदी स्पीकिंग एरिया के लड़के मार खा जाते हैं इसमें, टफ मैथ में। तो ये एक सी सेट में ही बड़े पैमाने पे बच्चों को ये क्लीन कर देते हैं, जो रूरल बैकग्राउंड के हैं, जो हुँ, थोड़ा सा समाज की समझ रखते हैं, जिनमें ईमानदारी होती है, वैसे बच्चों को रिजेक्ट कर देते हैं। हुँ, फिर दूसरे डिजाइन में जीएस में इस तरह से एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें कहेंगे चार चार ऑप्शंस दे देंगे, ए सही है, ए बी दोनों सही है, ए बी सी तीनों सही है, ए बी सी डी चारों सही है, ऐसे पूछते हैं आंसर। अब एक बात बताइए कि इतने उसमें अस्पष्टता होती है कि पता चला कि उसमें से 40 से 50 क्वेश्चन में अस्पष्टता है। अगर उसको सही ढंग से मिलान करने लगेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कोई निकालेगा कोचिंग सेंटर की ए बी सही है, कोई कोचिंग सेंटर कहेगा ए बी सी सही है। इतनी उसमें अस्पष्टता रखी जाती है। ये अस्पष्टता क्यों रखी जाती है? ये स्पष्टता ही इसीलिए, सीधा क्वेश्चन इसीलिए नहीं पूछा जाता
कि बाद में इन्होंने अपने बंदे को बैकडोर से एंट्री देनी होती है। वो देख लेंगे कि कौन कौन सा ये रोल ये नंबर जो ये है, जो आप कह रहे हो कि बैकडोर से अपने लोगों को, सर आपने जो कहा कि बैकडोर से अपने लोगों को एंट्री देनी है, तो ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अब बताइए कि अगर किसी ने बी लगाया है, ए बी लगाया है, अगर वो उसको सेलेक्ट देना है तो ए बी सही आंसर मान लेंगे। कोई इनका बंदा ए बी सी लगाया है, उसको सही आंसर मान लेंगे। भाई अभी तो उन्होंने 8 क्वेश्चन पे सीधा कहा कि सरकारी आंकड़ों से मेल नहीं खा रहा है। अब बताइए कि यूपीएससी जैसे संस्थान के जो आंसर किए हैं वो सरकारी आंकड़ों से मेल नहीं खा रहा है, तो इससे ज्यादा क्या आपको सबूत चाहिए इस तरह के हेराफेरी का? नहीं, यानी आपका ये दूसरी कहना है। सबसे बड़ी बात है कि इस सरकार के अंदर जो संस्थाओं की कार्यकलाप जो आपको नजर आ रहा है, आप कैसे कह सकते हो कि यूपीएससी एकदम दूध का धुला हुआ है? नहीं, वो तो नहीं कह सकते। जब जब जुडिशरी में इतने बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार हो रहा है, नियुक्तियों में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो फिर यूपीएससी में तो बाकी बाहर के लोग ही हैं। सर सवाल ये है कि जिस तरीके से ये आरोप लग रहा है कि तमाम विश्वविद्यालयों में जो वीसी बनाए जा रहे हैं, वो एक खास विचारधारा, खुलकर कहते हैं आरएसएस की विचारधारा के बनाए जा रहे हैं। जजों को जो लगाया जा रहा है वो भी कहीं न कहीं आरएसएस की विचारधारा वालों को चुन-चुन के लगाया जा रहा है, बीजेपी के प्रवक्ताओं को लगाया जा रहा है। तो क्या यहाँ भी ऐसा कुछ है कि यूपीएससी में कुछ खास लोगों को घुसाना है और उनको अधिकारी वर्ग में आईएएस, पीसीएस बनाना है ताकि वो भविष्य में आरएसएस के लिए काम कर सकें? देखिए क्या ऐसा भी कुछ हो सकता मैं है क्या? आपको स्पष्ट बताता हूं कि विचारधारा और भ्रष्टाचार में अंतर होता है। आप हुँ, ये नहीं कह सकते कि सारे कम्युनिस्ट ईमानदार हैं और सारे कम्युनिस्ट भ्रष्ट हैं। आप ये हुँ, नहीं कह सकते कि सारे आरएसएस से जुड़े हुए लोग बेईमान हैं और सारे आरएसएस से जुड़े हुए लोग ईमानदार हैं। हुँ, भ्रष्टाचार और पैसा वो एक ऐसा चीज होता है कि जिसके वायरस हर आदमी में घुस जाता है, हुँ, लेकिन उस वायरस को उस व्यक्ति के दिमाग में एक फंसा हुआ नैतिकता, हुँ, मोरल, उसका जो एक ग्राउंड जो होता है, वो कितना उस वायरस को रोकता है, सवाल यहाँ उठता है। हम ये नहीं कह सकते कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार नहीं था। हुँ, हम ये नहीं कह सकते कि आरएसएस के सारे लोग भ्रष्ट हैं और आरएसएस के सारे लोग एनटीए में बैठ जाएंगे और आरएसएस के सारे लोग यूपीएससी में बैठ जाएंगे तो भ्रष्टाचार होगा। और हम हुँ, ये नहीं कह सकते कि आरएसएस के सारे लोग अगर आरएसएस के सारे लोग ये भी कर सकते हैं, ईमानदारी भी हो सकती है। तो इसका इससे कोई तकाजा नहीं है। ये तो एक बेसिकली मोरालिटी एक ऐसी चीज है इस देश में नहीं है। किसी की सरकार आ जाएगी। आप बताइए कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एक घोटाला हुआ है, हुँ, सरकार तो हेमंत सोरेन की थी और उन्होंने सारे एग्जाम्स रद्द किए। अभी बता रहे हैं कई एग्जाम्स कल रद्द कर दिए। झारखंड का एक सामने हुँ, उदाहरण है। हुँ, इससे पहले आपको याद होगा छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में भूपेश बघेल की सरकार के टाइम में भी चार्जेस लगे थे छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन पे। हुँ, ठीक है, तो ये नियुक्तियां एक इस समय हो गया है माल बटोरने का एक बहुत बड़ा केंद्र और इससे कोई मुक्त नहीं है। हुँ, विचारधारा जो चलता है वो अलग तरीके से, हाँ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आरएसएस जो क्लेम करती थी अभी तक कि हम बहुत ईमानदार, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र निर्माण, वो ध्वस्त हो चुका है। हुँ। मंदिर के चंदा चोरी से लेके तो प्रदीप जी, जोशी आपने आपने सर ये एक कुछ देर पहले आपने कहा कि गलत क्वेश्चन के माध्यम से, गलत आंसर के माध्यम से, उलझाऊ ऑप्शंस के माध्यम से अपने बंदों को भरने का प्रयास हो सकता है। ये किस तरीके से हो सकता है आप थोड़ा-सा ये समझाइए? थोड़ी कह सकते हैं कि अपने बंदे जो भरे जा रहे हैं सिर्फ विचारधारा के भरे जा रहे हैं। हुँ, पैसे के दम पे भी भरे जा रहे होंगे। 100%। हुँ, ये नीट पेपर लीक क्या है? नीट पेपर में विचारधारा का थोड़ी लेना देना है। तो पैसे कमाई का सारा सिस्टम हो गया है। बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है जिसमें देश के बड़े बड़े लोग शामिल हैं। हुँ, एक एक बच्चों के एडमिशन पे 2.5 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, पैसे लग रहे हैं उसमें और पैसे के बल पे क्वेश्चन पेपर लिया जा रहा है। यहाँ विचारधारा से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, हुँ, हो सकता है कि 100 लोगों को लाभ मिला हो तो 10 विचारधारा के हो, 20 विचारधारा के हो। हुँ। तो तो वो तरीका क्या हो सकता है सर? जैसे आपने कहा कि हो सकता है गलत क्वेश्चन देके बैकडोर से घुसाया जा हम रहा कह है रहे आपको। हैं कि ये भी हो सकता है कि स्थिति कि वो अपने बंदों को कहेंगे कि ओएमआर सीट में 10 क्वेश्चन खाली रखना। हुँ, आप भरना ही नहीं, अटेम्प्ट ही नहीं करना। फिर आप क्या कर लेंगे? 10 क्वेश्चन अंदर अटेम्प्ट तो करवा लेंगे, 20 क्वेश्चन कर लेंगे। हुँ, आप समझ गए मेरी बात को? खेल तो हुँ, बड़े लेवल पे जिसने चोरी करना है, करना है। हुँ, लहर गिनने के लोग भी पैसे ले लेते हैं। एक राजा के दरबार में दरबारी था, कहा कि तो बहुत भ्रष्ट है, तो कहता है कोई नहीं, इसको समुद्र में लहर गिनने के लिए लगा दो, वहां लहरों की गिनाई करेगा। वो पता हुँ, चला कि वो तो और अमीर हो गया। राजा ने हुँ, पूछा कि अरे भाई तू यहाँ लहर में कैसे समुद्र में कमा लिया? कहता है जी ये तो सारे जहाज जितने भी इस इलाके से पानी के जहाज जाते थे, ओ सबको मैं बोलता था उधर खतरा है, उधर खतरा है, उसका सही रास्ता बताने का मैं पैसा ले लेता था। समझ रहे हैं कि नहीं? जी, तो जिसको पैसा कमाना है वो तरीके
निकाल निकाल लेगा, लेता है। तरीके अगर निकाल लेगा। करना सर ही एक है एक एक कर एक लेगा। बड़ा मसला, एक तो ये यूपीएससी का हो गया कि 8 सवाल कहीं न कहीं गलत उनको उन पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए उनको सीएटी कैट में चुनौती दी गई और अब 8 अक्टूबर को इस पर सुनवाई है। 8 अक्टूबर यानी अभी अगस्त चल रहा है, 2 महीने बाद लगभग सुनवाई है। तो ये सुनवाइयों की तारीख भी अपने आप में सवाल पैदा करती है। दूसरा मसला ये है कि यूजीसी नेट 2026 के 3 पेपर दोबारा होंगे। इसमें अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के पेपर में फैक्चुअल गड़बड़ियां मिली हैं, टाइपिंग में गड़बड़ी है, ट्रांसलेशन में गड़बड़ी है और भाषा में गड़बड़ी है। तो और एक सबसे बड़ा मामला यह है कि पुराने सवालों को 2024 के एग्जाम में जो सवाल आए थे, उन सवालों को दोहराने की बात भी सामने आई है। तो अब क्या मान लिया जाए कि देश की तमाम परीक्षा संस्थाएं जो हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं, वहां एक से बढ़कर एक निठल्लों को बिठा दिया गया है, मूर्खों को बिठा दिया गया है, वो नया सवाल तक नहीं बना सकते, टाइपिंग तक नहीं करवा सकते, तथ्यों को जांच नहीं सकते, क्या ये मान लिया जाए? प्रधानमंत्री जी को ये सारे सिस्टम को ठीक करने के लिए दिमागी नक्सलों को रखना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत बदनामी होगी। क्योंकि ये जो बैठे हैं इनको पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं है। अब बताइए कि सोशियोलॉजी का जो पेपर सेट कर रहा है बंदा यूजीसी में, वो घूरे को घुनने लिख रहा है। घूरे एक बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं भारत के या जहां के भी हुए हो। रिज्जर रिज्जर को पुज्जर लिख रहा है। वाक्य विन्यास में गड़बड़ी है, व्याकरण में गड़बड़ी है। तो क्या इस देश में शुद्ध व्याकरण वाले, शुद्ध वाक्य विन्यास बनाने वाले, और इवन की जो सोशियोलॉजी का अगर के पेपर कोई सेट कर रहा है तो सोशियोलॉजी का पेपर सेट करने वाला बंदा तो सोशियोलॉजिस्ट ही होगा। और अगर वो घूरे को घूरने लिख रहा है, मीन्स कि पिछले 10 सालों में इन्होंने जो सोशियोलॉजी में प्रोफेसर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने यूनिवर्सिटियों में रखा है, वो एकदम कौन से डिवीजन से पास हुए होंगे, कैसे पास हुए होंगे, क्या बिना पेपर दिए पास हो इसमें सर एक सवाल ये भी है कि हो सकता है पेपर सेटर ने सही लिख कर दिया हो लेकिन टाइपिस्ट ने गलत कर दिया, लेकिन ये बाद में पेपर सेटर की जिम्मेदारी थी कि ऐसा हो नहीं सकता ना। एक बात बताइए, टाइपिस्ट लेने के बाद वो अल्टीमेट थोड़ी हो जाता है, उसकी 2-3 बार उसकी जांच होती है, क्वेश्चन सही है कि नहीं, क्वेश्चन गलत तो नहीं है, नाम सही है कि नहीं। ऐसे थोड़ी क्वेश्चन 100 क्वेश्चन सेट करने में ऐसे थोड़ी। वही मैंने कहा कि उसको जांचने की जिम्मेदारी उनकी थी और ये पूरी नहीं की गई, तो ये लापरवाहियां कहां से आ रही हैं? ये बस कैजुअल, जब पता है कि पेपर लीक हो रहा है 2024 में, ये तो कम से कम, ये तो अभी बहुत गंभीर आरोप नहीं है, व्याकरण वाले पेपर लीक का आरोप नहीं है। लेकिन इसमें ये भी पेपर लीक का आरोप ये थे कि 90 क्वेश्चन जो सोशियोलॉजी के थे वो हैंड रिटन पीडीएफ पहले एग्जाम से पहले घूम रहे थे, और 100 क्वेश्चन का इसमें छात्रों ने आरोप लगाया है कि सोशियोलॉजी के का जो पेपर था वो परीक्षा से पहले ही एक पीडीएफ के रूप में घूम रहा था जिसमें 90 सवाल और विकल्प असली पेपर से मैच कर रहे थे। तो ये सीधे सीधे पेपर लीक का ही आरोप है, इसमें टोटल पेपर लीक हुआ है, और वही प्रोफेसर साहब या ऊपर टॉप लेवल पे किसी ने लीक किया होगा, जो घूरे को घूरने लिख दिए, रिडजर को पुतजर लिख दिए। सवाल ये है कि 2024 में तो पूरा यूजीसी का पेपर पूरा ही लीक हो गया था। 2024 में सिर्फ नीट का ही पेपर लीक नहीं हुआ था, ये पिछले 5 सालों में एनटीए के द्वारा कंडक्ट बड़े बड़े एग्जाम के कई पेपर लीक हुए हैं ना। मतलब कि ये रिकॉर्ड एग्जाम करवाने का रिकॉर्ड नहीं बना रहे, ये पेपर लीक करने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। पेपर लीक करने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। इसमें सर एक मसला ये भी है कि सफाई का रिकॉर्ड जब चेक होगा तो फिर आप समझ लीजिएगा कि सारा रिकॉर्ड टूट गया। आपने 2024 का नाम लिया, तो 2024 के कई सवाल भी इस बार यूजीसी नेट में दोहरा दिए गए। अब देखिए, ये जो पेपर सेटर होगा वो कितना आलसी होगा या कितना समझदार होगा कि अपने किसी छात्र को बोल दिया होगा, यार 20 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन जो 2024-25 वाला होगा 200 क्वेश्चन पढ़ लेना, उसी में से हम 20 क्वेश्चन डालने जा रहे हैं। देखिए डिजाइन क्या है, डिजाइन आप समझिए ना, कि उसमें वो फिर पेपर और पीडीएफ लिख करने की जरूरत ही नहीं है उसको। कॉमर्स और अंग्रेजी में अगर पेपर रिपीट हुआ है तो कॉमर्स और अंग्रेजी के छात्रों को, अभ्यर्थियों को जिनसे कुछ पैसे इनके मिल गए होंगे, उनको यही बताने की जरूरत है ना कि 24 और 25 वाला जरा क्वेश्चन का आंसर जरा ध्यान से देख लियो भाई, वहीं से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ये कितना गंभीर मसला है कि अंग्रेजी के 14 सवाल और सोशियोलॉजी के 90 सवाल और विकल्प, मतलब पूरा पेपर ही दोहरा दिया। तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा गेम हो रहा है, कितना अलग अलग डिजाइन से खेल रहे हैं। ये डिजाइन बहुत बड़ा गंभीर है। हाँ, पेपर लीक करने की भी जरूरत नहीं है कि अपने लोगों को बता दिया कि भाई फला फला क्वेश्चन फला ईयर का पढ़ लेना। अरे वो बता देगा, बाकी 20 क्वेश्चन कहेगा ये बाकी 20 क्वेश्चन ये देख लियो। 30 क्वेश्चन, जैसे हम लोग बीएमए में पढ़ते थे ना, तो टीचर्स सामान्य रूप से क्या करते थे कि 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देते थे रिटन में। जब 6 पेज का एक आंसर का लिखना होता है ना, अभी भी जो मल्टीपल चॉइस तो बीएमए के एग्जाम में तो होता नहीं, आंसर एनी 5 क्वेश्चन होता है 10 में से।
तो जी। 10 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टीचर सामान्य रूप से बता देते हैं और कहते हैं कि इसमें से देख लेना 10 आएगा, 10 में से कोई ना कोई 5 आ जाएगा। तो लड़के आदी हो गए कि 10 क्वेश्चन ही पढ़ना है, थॉरो पढ़ना ही नहीं है। ये हमारी टीचिंग सिस्टम का एक बहुत बड़ा खामी है कि एग्जामिनेशन सिस्टम में टीचर जो है एग्जाम से पहले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, जो कि ये बताना नहीं चाहिए। वही थ्योरी अब यहाँ लागू हो रहा है। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टेटर साहब बता देंगे, किसी भी कोचिंग सेंटर को बता देंगे कि यार यही 5 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पढ़ा दियो, कोई नहीं। यानी यूपीएससी से लेकर यूजीसी नेट तक हर जगह ये मसला है कि सवालों में गड़बड़ी है, जवाबों में गड़बड़ी है। तो इसके पीछे यही हो सकता है कि भाई बता दिया जाए और उन सवालों को एक बफर जोन में रखा जाए कि जब जरूरत होगी तो इनको अपने हिसाब से उत्तर दे के अपने अपने लोगों को चयनित कर लिया जाएगा। अगला मसला ये सर, एनटीए चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी को लेकर, इनके बारे में क्या ख्याल है आपका? ये पिछले समय में कई परीक्षा संस्थाओं के हेड रह चुके हैं और एनटीए में लगातार जो शिकायतें आ रही हैं उसमें इनका क्या रोल समझते हैं आप? देखिए, वायर ने अभी इनके लेकर एक बहुत बड़ा लेख छापा है, प्रदीप जोशी को लेकर। इनकी जीवन की शुरुआत से लेकर अभी तक इनके सारे कार्यकलापों पे डिटेल लिखा है और वायर ने ये बताया है कि इनकी अकाउंटेबिलिटी अभी तक फिक्स नहीं की गई। छोटे मोटे लोगों के बलि का बकरा बनाया जा रहा है और मेन अकाउंटेबिलिटी इनकी फिक्स की जानी चाहिए थी। देखिए, ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता मुरली मनोहर जोशी के नजदीक है। शायद उत्तराखंड के रहने वाले हैं, फिर कानपुर उनपुर में पढ़े हैं, फिर जबलपुर में प्रोफेसर लगे, फिर मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन लगे। जब ये चेयरमैन लगे थे उस समय इनके चेयरमैन लगाए जाने के बाद, लगाने जाने से पहले जो एक रिपोर्ट्स तैयार होती है उस पर कुछ गंभीर आपत्तियां लगाई गई थी इनके ऊपर। फिर ये छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन लगे, ये यही नहीं रुकते गए, फिर उसके बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन लग गए और फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन लगने के बाद ये एनटीए के चेयरमैन लगे। चलिए, यूपीएससी के तो लेकर तमाम चीजें बहुत ही गोपनीय रही, आज तक कोई ऐसा मामला सामने अभी तक आया नहीं था। ये फर्स्ट टाइम आया है कि 8 क्वेश्चंस को लेकर सवाल उठे हैं और इससे पहले भी पिछले 2-3 सालों में लगातार यूपीएससी पे यूट्यूबर सवाल उठा रहे हैं, कोचिंग सेंटर वाले क्वेश्चंस को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन खुला आरोप लीक लुक कर लेकर नहीं लगा था। लेकिन एनटीए जैसी संस्था में इनके कार्यकाल में जो पेपर लीक्स हुए हैं उस पे बड़े गंभीर सवाल है जी, और ये उन आरोपों से बच नहीं सकते। तो ये बचा कौन रहा है? लगातार लीक हो रहे हैं, तो अगर आप ईमानदार हैं तो उसको रोकने के लिए आपने क्या कार्रवाई करी? सवाल तो ये भी है कि ऐसे लोगों की अगर लापरवाहियां बार बार सामने आ रही हैं तो उनको अलग अलग पदों पर क्यों बनाए रखा जाता है? समझ लीजिए कोई बहुत बड़ा डिजाइन है, मैं आपको बता तो रहा हूं आपको। इसका सिर्फ विचारधारा से संबंध नहीं है, इसका संबंध कहीं ना कहीं अर्थतंत्र से है। मतलब ये परीक्षा संस्थाएं कमाई का अड्डा बन चुकी हैं। आप एक बात बताइए, मेरा एक सिंपल सवाल है कि सारी यूनिवर्सिटियां लेती थी अपने पेपर, यूजी एडमिशन, पीजी एडमिशन, उसको सेंट्रलाइज क्यों किया गया? क्या यूनिवर्सिटियां इस देश में कैपेबल नहीं है अपने 2000 एडमिशंस के लिए? कैपेबल नहीं होती तो करवा ही रही थी। सेंट्रल यूनिवर्सिटियों को एग्जाम्स को क्यों सेंट्रलाइज किया? और तो और उनके अंडर कॉलेजों के भी जो एग्जाम थे उसको भी आपने सेंट्रलाइज कर दिया, अंडर ग्रेजुएट एग्जाम्स को। कॉलेज अपने लेवल पे लेते थे, कोई कॉलेज मेरिट पे लेता था, कोई कॉलेज पेपर लेता था। ये पूरा डिजाइन था कि देश भर में हजारों छात्रों के एग्जाम्स को अपने अंडर कंट्रोल कर लो और जो धांधली करना है फिर करो। और उसके बाद आप देखिए, ये अंडर ग्रेजुएट के भी पेपर लीक हुए हैं, पीजी के भी पेपर लीक हुए हैं, और ये यूनिवर्सिटी के ऑटोनॉमी पे सीधा हमला है। कोई भी यूनिवर्सिटी कैसे चलाई जाएगी, कोई भी यूनिवर्सिटी कैसे पेपर कंडक्ट करेगी, कैसे एडमिशन लेगा, उसका अपना एक संविधान होता है, उसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके यहाँ सीनेट होता है, उसके यहाँ सिंडिकेट होता है। आप सारे उनकी ऑटोनॉमी को खत्म करके, उन्हें सीनेट, सिंडिकेट जैसी सारी चीजों को खत्म करके आपने क्या किया? आपके सारे एग्जाम्स हम लेंगे, आप बस कुछ नहीं कीजिए, आप अपना जब एडमिशन के बाद का एग्जाम आप लीजिए, लेकिन आपके बच्चे प्रवेश कैसे दिया जाएगा उसका फैसला हम करेंगे। ऐसे करेंगे भैया आप फैसला? इसके पीछे क्या आपकी मंशा है? आप ट्रांसपेरेंसी तो ला नहीं पाए, आपके आने के बाद ही पेपर लीक शुरू हो गया, तो मंशा साफ हो गया कि आपने पैसे कमाने के लिए सारे यूनिवर्सिटियों के एडमिशन को अपने अंडर में ले लिया। सारा स्टेट, तमिलनाडु स्टेट कर रहा है कि हमको नीट नहीं चाहिए, लेकिन तमिलनाडु स्टेट की डिमांड को आज तक नहीं माना गया। स्टेट गवर्नमेंट बढ़िया से अपना नीट चला रही थी, अपना पेपर लेती थी, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता था, उनके बेचारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के अच्छे अच्छे बच्चे बाहर रह जा रहे हैं नीट के कारण, इस पूरे डिजाइन के कारण। राज्य अपना मेडिकल कॉलेज था, अपना लेते थे भाई। राज्य के मेडिकल कॉलेज जो है वो अपने खर्चे पे चला रहे हैं, उनका बजट सेंटर थोड़ी देता है, स्वास्थ्य का बजट तो स्टेट गवर्नमेंट का है।
वहां जी एडमिशन कैसे होगा, वो एनटीए कैसे डिसाइड करेगा, क्या डिजाइन है? मीन्स के वहां के मेडिकल कॉलेजेस के आधे मेडिकल कॉलेज के एडमिशन में धांधली कर रहे हैं। वहां कौन बच्चे कहां से जाएंगे उस पर ये इंटरफेयर कर रहे हैं। यानी ये पूरा डिजाइन आपके या तो नकारा होते, या तो उन पे तमाम एलिगेशन होते। जो मेडिकल कॉलेज, जो राज्यों के मेडिकल कॉलेज में जो एडमिशन जो प्रणाली थी, जो नामांकन की जो प्रणाली थी, अगर उसमें कुछ कहीं खामियां थी, भ्रष्टाचार के आरोप थे, तब तो आप कह सकते थे। ऐसे आरोप तो थे नहीं। आप पे अलग से लग रहा है कि आप सीटें को बेच रहे हो, कोई दुबई में पैसा जाके दे के आ रहा है, कोई कहीं दे के जा रहा है। अगर आप जाके अंदर बात कीजिए ना, अगर आपके घर का कोई बच्चा एडमिशन लेना हो, आप बात कीजिए, आपको दलाल मिल जाएंगे, आपसे ब्लैंक चेक ले लेंगे। तो ये जो इस देश के अंदर ये सिस्टम जो एनटीए खड़ा किया गया, ये एक बड़ा भ्रष्ट तंत्र का एक बड़ा डिजाइन है। आज भी इनको चाहिए कि यूनिवर्सिटियों को ऑटोनॉमी को वापस कर दे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नीट में क्यों, उसमें क्यों जाए भाई? एनटीए के अंदर इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, 100 साल पुराना इंस्टीट्यूशन को पे आपको विश्वास नहीं कि वो एग्जाम एक अपना कंडक्ट कर सकता है? और अब तक वही दिल्ली यूनिवर्सिटी अंग्रेजों का बनाया हुआ यूनिवर्सिटी है आपके समय में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ब्रिटिश राज का यूनिवर्सिटी है। क्या वो अभी तक वहां से जो छात्र पढ़े थे, वहां के वीसी जितने नियुक्त हुए थे, सारे नकारे थे? वो पेपर नहीं ले सकते थे अंडर ग्रेजुएट का एडमिशन का। मैं 87 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस से आया था। बीए में एडमिशन मेरा एंट्रेंस हुआ था 87 में। ना कोई पेपर लीक का झगड़ा, ना कोई धांधली। आराम से हम लोग गए, गांव देहात के बंदे थे, एडमिशन मिल गया, पेपर दिए, आराम से हुआ एडमिशन, पेपर दिए। ना हमें कोई जानता था इलाहाबाद में, ना कोई कोचिंग थी उस टाइम पे। तो इंटेलिजेंट बच्चे आते थे, बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे। हमारे साथ के जितने लड़के हैं सब यूपी पीसीएस में है, कोई आईएएस है। जो हमारे साथ के जितने हमारे दोस्त आ रहे हैं, कई लगे हुए जो स्टूडेंट्स थे हमारे साथ, तो पढ़ते थे। सब ग्रामीण इलाकों के लड़के थे, कोई आजमगढ़ से था, कोई सुल्तानपुर से था, कोई बनास से था, कोई गाजीपुर से था। ग्रामीण पृष्ठभूमि के लड़के एडमिशन लेते थे। और वो ऐसा नहीं है, बेहतर परफॉर्मेंस उन्होंने दिया, बाद में भी उनको पास उनके अच्छी नौकरियां लगी। मतलब यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएशन के सिलेक्शन में कोई घपला नहीं किया, तभी तो अच्छे स्टूडेंट आए। और वही यूपीएससी से लेकर स्टेट सर्विसेज में आए। कोई प्रोफेसर लग गया, कोई साइंटिस्ट लग गया, मैंने देखा जो हमारे टाइम में जो स्टूडेंट्स थे। तो आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, चाहे और तमाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियां, आपने उनका पूरा प्रवेश सिस्टम छीन लिया, उनका एंट्रेंस सिस्टम, उनका जो एग्जामिनेशन में जो उनके जहाँ जो प्रवेश की जो प्रक्रिया थी, उसको अपने काबू ले लिया। तो सबसे बड़ा तो है कि यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी, एक स्वायत्त संस्था की ऑटोनॉमी आप खत्म कर रहे हैं भाई। और इन सब के मूल में आपके हिसाब से भ्रष्टाचार है, पैसा है, और बिल्कुल बिल्कुल। अरे देखिए, आप लोग व्यापम को भूल जाते हैं। आप व्यापम को उठा के देखिए, पहला ऑर्गेनाइज क्राइम हुआ एडमिशंस में, प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन में। व्यापम उसका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मध्य प्रदेश का। जब नीट की बात होती है तो लोग व्यापम भूल जाते हैं, नीट की बात होती है तो व्यापम को भी याद करना चाहिए। उसमें कितने लोग मर गए, मारे गए। चलिए, तो कुल मिलाकर अब वो कहावत अमृतकाल में पूरी तरह से सटीक बैठ जाती है कि हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। भारत में जो भी शिक्षण संस्थान है, जो भी परीक्षा संस्थाएं, हर जगह ऐसे लोगों को बिठा दिया गया है जो सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि आप एक चीज देखिए, काम कर रहे हैं। इनके पास क्या डिफेंस है? इतना हंगामे के बाद कोई डिफेंस दे पा रहे हैं कहीं पे? लोकसभा में जवाब भी दे पा रहे हैं परीक्षा घोटालों पे? घोटाले पे घोटाले हो जा रहे हैं। जवाब के नाम पर तो सोशल मीडिया पोस्ट हटाई जा रही है। हाँ, कितने सोशल मीडिया पोस्ट हटाए गए देख लीजिए आप। हर मिनट में एक ऑर्डर दिया है सरकार ने। और जो ऐसी चीजों का जो डिमांड कर रहा है कि इसको ठीक कर दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप एग्जामिनेशन सिस्टम को क्लीन कर दीजिए, सिर्फ इतना ही डिमांड है ना छात्रों की। बिल्कुल। लेकिन उसमें इतना फ्रस्ट्रेट हो गए एक मंत्री के इस्तीफे से कि सारों को, ऐसे डिमांड करने वालों को बोल दिया कि तो दिमागी नक्सल है। क्या जायज मांग करना भी किसी मुल्क में, लोकतंत्र में दिमागी नक्सल है? और कितने अधिकारी इस देश के मैं देख रहा हूँ, मूर्खों की जमात है, रिटायर्ड, पता नहीं उनको क्या लोभ है, क्या उनको मिल रहा है। रिटायरमेंट के बाद तो बड़े बड़े अधिकारियों को 2-2, 2.5 लाख, 3-3 लाख पेंशन मिलता है, बड़े बड़े बंगले में बैठे हुए हैं भ्रष्टाचार करके। और उसके बावजूद इनको पता नहीं क्या लोभ है, कैसी चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ जी दिमागी नक्सल बोल रहे हैं, एकदम दिमागी नक्सल देश के लिए खतरनाक है। क्या सवाल पूछना कोई अपराध है? नक्सलों की आइडियोलॉजी एक अलग है, जिससे इन छात्रों का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इन लोगों ने, भाजपा के लोगों ने तो कल को कोई अगर कहेगा कि हम भूख से मर रहे हैं, हमें कुछ खाने की व्यवस्था दो, उसको लेकर कोई आंदोलन हो जाएगा, तो प्रधानमंत्री जी क्या कहेंगे? दिमागी नक्सल है।
अरे भूख वही से मर रहे रहा है, उसको 2 टाइम का खाना चाहिए, कुछ व्यवस्था तो वही करवाओगे। रहे जो सरकार जो का मतलब बच्चे स्टेट की रोजगार मांग रहे हैं वो भूख ही मिटाना चाहते हैं ना। मैं वही तो कह रहा हूँ हम्म, कि कोई भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ये है, 2 तरह के वायलेंस होते हैं, एक स्ट्रक्चर वायलेंस होता है, एक डायरेक्ट वायलेंस होता है। हम्म, डायरेक्ट वायलेंस में हमने आपकी हत्या कर दी, ये सीधे वायलेंस है। हमने आपको पीट दिया, है सीधा वायलेंस है। एक इनडायरेक्ट वायलेंस होता है, स्ट्रक्चरल वायलेंस होता है। जो स्ट्रक्चरल वायलेंस होता है वो तरीके से उसमें लाखों करोड़ों लोग मर जाते हैं स्टेट के गलतियों के कारण, स्टेट की बदमाशी के कारण, लेकिन कोई सवाल नहीं उठाता। हम्म, जैसे कोई भूख से मर रहा है, तो भूख से मर रहा है तो स्ट्रक्चरल वायलेंस है। भूख से क्यों मर रहा है, इस पर रिसर्च हुआ? और हम्म, भूख से अगर मर रहा है तभी तो आप 5 किलो अनाज दे रहे हो। मतलब देश में 80 करोड़ लोग भूख से मरने की नौबत में है, तो स्ट्रक्चरल वायलेंस नहीं है। आपने ये काम क्यों नहीं किया कि अनाज देने की जरूरत ना पड़े, 80 करोड़ लोग अपने हिस्से से अनाज खाएं। अगर कोई इलाज के बिना मर रहा है तो स्ट्रक्चर वायलेंस है, क्योंकि इलाज देना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम आपको वोट दे रहे हैं, हम आपको टैक्स दे रहे हैं, हम्म। हम आपको इसीलिए चुन रहे हैं, प्रधानमंत्री इसीलिए बन रहे हैं। आप 800 करोड़ के हवाई जहाज से घूम रहे हैं हमारे पैसे से, इसीलिए आठ घूम हजार रहे हैं ना, करोड़ से हमें बेहतर आठ स्वास्थ्य हजार देंगे। करोड़ आठ हाँ, हजार करोड़ अच्छा 8,000 हम्म, करोड़, अच्छा। हम्म, आप हमें बेहतर स्वास्थ्य देंगे, आप हमें हम्म, बेहतर शिक्षा देंगे। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही होती है ना, सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा और मंत्रियों के अय्यासी और सांसदों के अय्यासी सरकार की जिम्मेवारी थोड़ी है। हम्म, उनको लुटियन से बड़ा बंगला देना, उनको सारा स्वास्थ्य फ्री कर देना, उनको हवाई जहाज फ्री कर देना, उनको ट्रेन फ्री कर देना, यही सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है। सरकार की लेकिन कुल मिलाकर सर रिस्पॉन्सिबिलिटी मूल ये है कि जब जनता यानी देश के मालिक खुद को नौकर समझने लगे और नौकरों को मालिक की तरह भाव देने लगे तो स्थितियां ऐसी बन जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत सारी बातें स्पष्ट रूप से कही। शुक्रिया।